हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आइए अब से आपकी मेंस की तैयारी को शुरू करते हैं। उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस हर वीक हम डिस्कस करेंगे एक एक आपके साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मॉडर्न इंडिया में से है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि मॉडर्न इंडिया से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ऐसे मुद्दों पे आएंगे या फिर पर्सनैलिटीज़ पे आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही होंगी। तो क्योंकि महात्मा गांधी जी एक एवरग्रीन पर्सनैलिटी हैं जिनके ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कि इन व्हाट वे डिड महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो देखिए, देखने के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। सभी जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं सभी ने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा होता है, पर आप इस आंसर को लिखेंगे किस तरह से, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा, कंटेंट नो डाउट ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सेम होगा, तो आपको उस हिसाब के आपके नंबर वेरी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ बातें आपके साथ करना कि जब आप इस बार के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो देखिए सिर्फ उसमें कंटेंट ही नहीं है, उसके अलावा उसमें जो दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है वो है उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रेजेंटेशन, कि किस हिसाब से आप कौन से स्ट्रक्चर के हिसाब से उस कंटेंट को वहाँ पर पेश करेंगे और उसके साथ साथ उस कंटेंट की प्रेजेंटेशन किस हिसाब से होगी। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो उसके अंदर कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर आप फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई एम्पायर का क्वेश्चन है, मान लीजिए एंशिएंट इंडिया का अगर क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आप मैप्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंट बताइए या फिर मौर्य एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो मैप्स वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं। अगर हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस की बात करें तो उसके अंदर आप डायग्राम्स या फिर बार चार्ट्स या फिर फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जीडीपी का कंपैरिजन आ जाए कि हाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, तो आप इस तरह से कोई भी ग्राफ बना के वहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो उसके अंदर आप कैसे उसकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं, कंटेंट को बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स दे सकते हैं जो कि कोई रेलिवेंट केसेस हुए या फिर कन्वेंशंस हैं या फिर कोई आर्टिकल्स आप साथ में ऐड ऑन करके वहाँ पर आपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि अगर आप उस तरीके से उन आंसर्स को वहाँ पर मॉडिफाई करेंगे तो आपके नंबर्स ज़्यादा आएंगे उन बच्चों के मुकाबले जो एक सेट पैटर्न के ऊपर एक सेट जो लाइन बनी हुई है उस हिसाब से आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी बच्चे ने जैसे पहले हम डेली आंसर राइटिंग डॉस सीरीज़ चलाया करते थे, आप उसको जाके देखिए। पहले के सिर्फ 15 लेक्चर्स देख लीजिए, इन टोटल देयर अराउंड 70 लेक्चर्स, जहाँ पर मैं रोज़ एक क्वेश्चन डिस्कस किया करता था कि उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे, कंटेंट तो नो डाउट उस आंसर में आपको मिल ही जाएगा। पर अगर आप सिर्फ फर्स्ट के 15 क्वेश्चन ही देख लें तो आपका एक व्यू पॉइंट बन जाएगा, आपको एक रेफरेंस आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना ज़ोर लगाने के पीछे कारण ये है कि ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ। देखिए, ज़्यादातर बच्चे सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करते रहते हैं कि हम कंटेंट इंप्रूव कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन ना आ जाए। पर आप ये मान के चलिए, आप जितना मर्जी पढ़ के चले जाएं, हमेशा कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर ऐसे होंगे जो आपने तैयारी नहीं की होगी। उन क्वेश्चंस को भी आप कैसे टैकल करेंगे वो उन 15 क्वेश्चंस में आपको सिखा दिया जाएगा। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मेंस आंसर राइटिंग के नाम से, स्लीपी क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आपने सिर्फ इस जितने आपके पास अराउंड 90 डेज हैं आगे आपके मेंस के पहले, तो आपने सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने हर उस क्वेश्चन को इमेजिन करना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और उस कंटेंट को हम प्रेजेंट किस तरह से करेंगे ताकि हमारे बाकी लोगों से ज़्यादा मार्क्स आएं। देखिए, जब तो आपके पास इजी क्वेश्चन आएगा तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे सेम तरह का आंसर लिखेंगे, सेम तरह का स्ट्रक्चर होगा, सेम तरह की प्रेजेंटेशन होगी। पर जब कोई ना कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा तो वो एक तरह से आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आप बाकी स्टूडेंट्स से आगे निकल सकते हैं, अपने जो डिफरेंस है मार्क्स का उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब भी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपके पास एक मौका है कि इवन दो आपको कंटेंट ना भी आता हो तो आप किसी ना किसी तरह से एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के अच्छी प्रेजेंटेशन करके कुछ ना कुछ तो आप वहाँ पर जनरल बातें कराएं, चाहे कंटेंट आपको स्पेसिफिक नहीं भी पता।
तो वही सब बातें हैं इन 15 क्वेश्चंस के ऊपर। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके देखिए, आपका थोड़ा व्यू पॉइंट एनहांस होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। उसी हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन की भी बात करें कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने ट्रांसफॉर्म किया था नेशनल इंडियन मूवमेंट को। देखिए अब सबको पता है कि उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने सत्याग्रह किया, पीसफुल प्रोटेस्ट चलाई, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि किस हिसाब से उन्होंने अपनी बात मनवाई थी अंग्रेज़ों से। जो पहले के नेता थे वो कैसे उनसे डिफरेंट थे कि उनके पास ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि कैसे पूरे इंडिया को हम इन्वॉल्व करें अपने इस मास प्रोटेस्ट के अंदर। ज़्यादातर अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो वो एलिटिस्ट क्लास का एक स्ट्रगल था, ज़्यादातर लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। पर गांधी जी के आने के बाद जैसे कि फार्मर्स इसमें आ गए, वर्कर एसोसिएशन इसमें आ गई, वुमेन का बहुत ही अच्छा यहाँ पर यूज़ देखने को मिलता है कि वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम उसके अलावा स्वदेशी की बात करें, जैसे उन्होंने खादी को प्रमोट किया था, तो ये सब बातें हैं जो आपने यहाँ पर करनी है, जो कि ऑलमोस्ट 100 में से 99 बच्चे सभी यही सेम पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा? एक तो है सबसे पहला पॉइंट ये कि आप उस आंसर की बिगिनिंग किस हिसाब से करेंगे। आप स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी लाइंस क्या लिखेंगे ताकि जब आप बॉडी में ये सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो आंसर है वो बाकी बच्चों से अच्छा हो। और अगर आपके इंट्रोडक्शन आपके बॉडी को लिंक करेगी तो आपकी एक फ्लुएंट कॉन्टिन्यूटी बनेगी जो कि आपको ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद में अगर हम कंक्लूजन की भी बात करें तो यहाँ पर भी एक मौका है कि कैसे आप बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा बहुत बेहतर यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए ये बातें हो गई। उसके अलावा अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए जब भी आपने कोई हेडिंग लिखना है, कोई इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, तो आपने हमेशा उसको अंडरलाइन करना है ताकि एग्जामिनर को आपके आंसर को पढ़ते हुए अंडरलाइन चीज़ों को, कीवर्ड्स को देख के ही अंदाज़ा हो जाए कि आप वहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। अगर आप इस आंसर को देखेंगे तो इस आंसर की अगर हम सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो देखिए सीधा दिख रहा है कि पहले हमने एक 4 लाइन्स की इंट्रोडक्शन दी है, बहुत बड़ी नहीं दी, एक सिर्फ कंटेक्स्ट सेटअप करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन दी है। उसके बाद हमने पॉइंट फॉर्म में डिस्कस किए हैं चीज़ें, और हर एक पॉइंट जिसको हमने डिस्कस किया है पहले उसको हेडिंग को अंडरलाइन किया है, एक अलग कलर से वहाँ पर हाईलाइट किया है। पेपर के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अलग अलग कलर्स के पेन यूज़ कर पाए, तो आप क्या कीजिए, अगर आप एक ही पेन यूज़ करते हैं तो हेडिंग को सिर्फ डबल अंडरलाइन कर दीजिए और जितने भी स्पेशल कीवर्ड्स हैं उनको सिंगल अंडरलाइन करते चलिए। उससे क्या होगा, आपके आंसर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, एस्थेटिक्स अच्छे हो जाएंगे। और क्योंकि जो सामने का इंसान है वो एक इंडिविजुअल है, उसके मन में सब्जेक्टिविटी है, और जितना उसको आंसर देखने में अच्छा लगेगा उतने ही ज़्यादा वो आपको मार्क्स देगा। आप अपने खुद के दिमाग से सोचिए, अगर इसमें अलग अलग कलर्स का यूज़ ना होता, हेडिंग्स जो है अंडरलाइन ना होती, इसको अगर हम सीधा एक पैराग्राफ फॉर्म में इस आंसर को मैं आपके सामने पेश कर देता तो आपको उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, चाहे उसमें इससे बहुत ज़्यादा बेहतर कंटेंट होता। तो क्योंकि ह्यूमन माइंड हमेशा उन चीज़ों को ज़्यादा नंबर देता है जो उसको पढ़ने में, समझने में, चेक करने में आसानी होगी, तो आप इस तरह से इस ट्रिक को यूज़ करके अपना हर एक आंसर में कहीं कहीं 1/4, कहीं कहीं 1/2, अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और देखिए इन टोटल आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर। अगर हम GS1 से लेकर GS4 की बात करते हैं, ऑन एवरेज 20 क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपने हर क्वेश्चन में सिर्फ आधा मार्क भी एक्स्ट्रा ले लिया तो आपके 40 नंबर्स ऑन एन एवरेज इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस डाल देंगे आपके मेंस की कट ऑफ को क्लियर होने में। एंड अल्टीमेटली आपको कौन सा रैंक मिलेगा उसमें भी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालेंगे। तो आई होप जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसका आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये बात हो गई सारी प्रेजेंटेशन के इस आंसर की कि कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसा प्रेजेंटेशन होगा। तो आइए अब बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। देखिए मैंने आपको सभी बातें बता दी कि गांधी जी ने इंडिया में आके क्या डिफरेंट किया, जो कि उस टाइम तक जितने प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे कि मॉडरेट्स या फिर एक्सट्रीमिस्ट जो नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए क्योंकि जब गांधी जी ने ये सब चीज़ें की, जब वो 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं इंडिया में, तो उनके पास पहले ही अपनी एक नॉलेज
कि पूरी एक वैल्यू है, एक उनके पूरे लेसन्स हैं कि जो जो चीज़ें उन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी उनको वो एज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते थे इंडिया के अंदर भी। उसी चीज़ को हम अपनी फाउंडेशन बना के अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे कि जब वो इंडिया में आए उनको इतना जल्दी सक्सेस कैसे मिल गया, उन्होंने इतनी जल्दी कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट को। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ताकि हमारा बॉडी के साथ उसका फ्लो बहुत अच्छा बने, जब भी कोई एग्जामिनर अपना आंसर पढ़ता है तो हम साउथ अफ्रीका के बारे में कंटेक्स्ट सेटअप करेंगे। सो हम बात करेंगे कि बाय द टाइम महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया इन द ईयर 1915 he had sufficient successes and lessons from his novel methods in South Africa। इसके अंदर आप बात कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने फिनिक्स जो उनका फार्म है वो सेटअप किया, उसके बाद उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म सेटअप किया था, पीसफुल वहाँ पे मूवमेंट प्रोटेस्ट चलवाए थे। तो ये सब अगर आप साथ में एग्जांपल्स देना चाहें तो वो भी आप साथ में दे सकते हैं। सो विच मैन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज। तो अब देखिए, जब कोई भी एग्जामिनर इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद हमारी बॉडी के ऊपर मूव करेगा तो उसके दिमाग में पहले ही कंटेक्स्ट सेटअप हो चुका है, ग्राउंड सेटअप हो चुका है कि कैसे हम बॉडी में क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आपके आंसर का कंटेंट इस तरह से वहां पर पेश किया गया है ताकि फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी रहेगी उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मास मूवमेंट, कि अब तक जब तक गांधी जी नहीं आए थे 1915 तक एक तरह से ये मास मूवमेंट नहीं थी। 1905 के स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जहाँ पर एंटी बंगाल मूवमेंट हुई थी वो पार्टीशन के खिलाफ, तो वहाँ पर देखा गया था कि थोड़ा बहुत हद तक एक वाइडन स्केल के ऊपर, लार्ज स्पेड स्केल के ऊपर उस मूवमेंट को लेके जाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में लड़ाई भी हो गई थी। पर फिर भी उस टाइम तक 1915 तक कोई भी ऐसी लार्ज स्पेड पैन इंडिया मूवमेंट नहीं थी। गांधी जी के आने के बाद उन्होंने ये आइडिया दिया था कि अगर हम पूरे इंडिया में इन मूवमेंट्स को चलाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ब्रिटिशर्स के ऊपर इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए। सो सबसे पहला पॉइंट, मास मूवमेंट्स, दैट गांधी जी एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम एलिटिस्ट ग्रुप and individual heroes to the masses which were hit hurt or not participating। इसका हमने साथ में एग्जांपल दिया है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी दे सकते हैं या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद हमने बात किया पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। आपको पता होगा कि उनके आने से पहले वुमेन इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया करती थी। उसके अलावा और भी जितने सेक्शंस थे जैसे कि वर्कर्स, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी, पर उन्होंने आके कन्विंस किया कि सबका इक्वल राइट है, क्योंकि उनका खुद का देश है तो उनका भी बनता है कि वो इस पूरी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो वही सब बातें हमने यहाँ पर लिखी हैं। तो सबसे पहले क्योंकि वुमेन एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है तो उसका हमने अलग से पॉइंट बनाया है जो कि है participation of women. So he believed in equal rights of freedom and liberty for women, and Mahatma Gandhi was the first man to encourage participation in politics as witnessed by the mass participation of women in Quit India movement। तो यहाँ पर आप देखिए, जहाँ जितने हम पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ उसके बनते हुए रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हम साथ में देते चल रहे हैं ताकि एग्जामिनर को ये विश्वास हो जाए कि जो हमने पॉइंट लिखा है उसका दुनिया में एक सर्टेन रेलिवेंट एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है, चाहे वो 100% करेक्ट क्यों ना हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर जब भी आप साथ में एग्जाम्पल देंगे तो आप अपनी बातों के साथ, अपने पॉइंट्स के साथ एक तरह से वैलिडिटी ऐड ऑन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सोशल रिफॉर्म्स, जैसे कि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने हरिजन्स के लिए, अनटचेबल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। उन्होंने एडवोकेट किया कि जो हमारी सोसाइटी में ये सिस्टम फैला हुआ है, वर्ना सिस्टम, ये गलत है, कि अगर किसी को हमने अनटचेबल का खिताब दिया हुआ है वो गलत है। तो उसके लिए उन्होंने रिमार्क भी किया था कि टू लिव विद अनटचेबिलिटी, गांधी सेड, वाज लाइक अ कप ऑफ पॉइजन टू हिम। तो ऐसी अगर बातें आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे। तो इससे हम इस पॉइंट से क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने औरों के लिए आवाज़ उठाई, डिप्रेस क्लासेस के लिए आवाज़ उठाई, तो उनको भी लगा कि अब कोई लीडर है जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है कि कल को अगर ये देश बनता है तो हमारी भी वहाँ पर से होगी, हमारी भी रेलेवेंस होगी, हमारी भी इंपॉर्टेंस होगी। सो सोशल रिफॉर्म्स में हम लिखेंगे दैट गांधी जी सपोर्टेड द वर्ना सिस्टम विदाउट हायरार्किकल ऑक्यूपेशन। जैसे कि आपको पता होगा कि वो वर्ना सिस्टम के तो
फेवर में थे, पर उसमें जिस हिसाब से अनटचेबिलिटी फैली हुई थी उसके वो अगेंस्ट थे। ये पॉइंट हमेशा आपने ध्यान में रखना है। ये मत कभी भी कीजिएगा कि जो फैक्ट है उसके आप अगेंस्ट चले जाएं। अगर आप यहाँ पर ये लिख दें दैट ही अपोज द वर्ना सिस्टम, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। सो एंड वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी पर द सिस्टम एंड द चाइल्ड मैरिज। तो ये सब सोशल रिफॉर्म्स वो लेके आए, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी और भी ज़्यादा हो गई और वो और ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने में क्या कहते हैं क्या सक्सेसफुल हो पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नेशनल मूवमेंट में जुड़ जाएं। उसके अलावा न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, देखिए ये जो पॉइंट है न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, ये सभी बच्चे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि उन्होंने सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट वहाँ पर ऐड ऑन किया, नॉन वायलेंट उन्होंने मेथड्स वहाँ पर चलाए और नॉन कोऑपरेशन तरह की स्ट्रेटेजीज उन्होंने यहाँ पर काम में लेके आए। तो जो बच्चे ज़्यादातर जो पहला पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, तो जब एग्जामिनर आपका वो पॉइंट चेक करेगा तो आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा कॉमन पॉइंट है उसको आप लास्ट में लिखें, जितने ज़्यादा यूनिक पॉइंट होंगे वो आप पहले लिखें, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आपने कुछ एक्स्ट्रा बातें वहाँ पर अच्छी बातें की हुई हैं। तो न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल वेरी कॉमन पॉइंट जो आप लिख के आएंगे। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो जैसे कि आपको पता है जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तो कैसे उन्होंने कोशिश की कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम को इकट्ठा लाकर एक ही छत के नीचे कैसे उनको एक साथ लाकर इंडिया की नेशनल मूवमेंट के लिए आज़ादी लड़ी जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप साथ में लिखेंगे। उसके अलावा लास्ट में ऑल इंडिया करैक्टर, कि उनके पहले आने के पहले एक ऑल इंडिया करैक्टर नहीं था हमारे नेशनल मूवमेंट के पास। तो जब वो आए उन्होंने ये करैक्टर प्रोवाइड किया कि जो छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं कि हर जगह पर अपने अपने इंडिविजुअल लेवल्स पे कोशिश हो रही थी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने की, तो हर एक पॉकेट को उन्होंने इकट्ठा किया अपने स्टेचर को यूज़ करते हुए, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन पर भरोसा करते थे, तो जिसकी वजह से उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ज़्यादातर लोग एक अम्ब्रेला के अंदर आ गए। सो गांधी जी प्रोवाइडेड अ नेशनल विजन टू द स्ट्रगल। हिज एंगेजमेंट विद पीपल एट ग्रास रूट लेवल गिव हिम एक्सेस टू डिफरेंट नेशनलिस्ट ग्रुप ऑल ओवर इंडिया, peasants, factory workers, industrialists, moderates and extremists। उसके अलावा लास्ट में आइडिया ऑफ स्वदेशी, इसमें हम बात की है कि कैसे उन्होंने स्वदेशी को प्रमोट करके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ की कैसे ऐसी बातें करके उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फोल्ड के अंदर वो लेके आए। तो यहाँ पर जैसे देखिए हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, पेपर के अंदर आप 4 करते हैं 5 करते हैं उससे भी आपका काम चल जाएगा। इट विल डिपेंड अपॉन कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा गया है। आपने यहाँ से हो सकता है आपके पास इससे भी बेहतर कंटेंट हो और बेहतर पॉइंट्स हो और ज़्यादा अच्छा व्यू पॉइंट हो कि कैसे हम इस आंसर को लिख सकते हैं। आपने यहाँ से सीखना ये है कि कैसे हम कंटेंट को सोचेंगे, कैसे उसको स्ट्रक्चर के अंदर डालेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे होगा, कंक्लूजन कैसे होगा। अगर आपने प्री क्लियर किया है तो आपके पास मेरे से भी हो सकता है बहुत अच्छे ज़्यादा पॉइंट हो, क्योंकि आपके पास एक सर्टेन नॉलेज है, अभी आपने सभी चीज़ों को पढ़ा है। लास्ट में हम बात करेंगे कि गांधी जी ने कैसे सिर्फ इंडिया को इंडिपेंडेंस ही नहीं दिलवाया, बट हिज आइडियोलॉजी ऑल्सो शेप द फ्यूचर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक दैट केम इनटू बीइंग एंड एज वी नो इट टुडे। तो देखिए ऐसे कंक्लूजन्स का फ़ायदा क्या होता है, जितने बच्चे वहाँ पर कंक्लूजन लिख के आएंगे वो एक घिसे पिटे कंक्लूजन होंगे कि हाँ इन सभी करैक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके गांधी जी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूरा चेहरा ही बदल दिया, या ऐसा या और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके ऑलमोस्ट उसका सेंस जो होगा यही होगा। पर आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आए, अगर आप उसको प्रेजेंट के साथ लिंक कर देंगे कंक्लूजन के अंदर, तो आपको पक्का ही वहाँ पर आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि एग्जामिनर को ये दिखेगा कि आप बाकी लोगों से ज़्यादा सोच सकते हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा इंटरपोलेट कर सकते हैं कि चीज़ों को हम कैसे लिंक करेंगे। ये आपकी एक ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी भी दिखाएगा। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है, अगर जहाँ कहीं भी ये सभी आंसर्स में नहीं हो पाएगा, पर जहाँ कभी भी आपको ऐसा कोई आंसर मिले जहाँ पर आप अपने विजन को, आप अपने व्यू पॉइंट को दिखा पाएँ कंक्लूजन के अंदर, वहाँ पर आपके हमेशा वहाँ एक्स्ट्रा नंबर आएंगे। तो इस हिसाब से जैसे कल को आपको गांधी जी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्या कहते हैं इस व्यू पॉइंट को, इस आइडिया को वहाँ पर अपने कंक्लूजन के अंदर दोबारा से कॉपी कर सकते हैं कि जितनी भी उन्होंने हमारे को वैल्यूज सिस्टम दिया, जितनी भी उन्होंने हमारे को स्ट्रेटेजीज दी कि किस तरह से चीज़ों को लड़ना चाहिए, किस हिसाब से एविल सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, उसने सिर्फ हमारे को इंडिपेंडेंस ही नहीं दिलवाई बल्कि हमारा फ्यूचर भी शेप किया। और जिस हिसाब से आज का हमारा इंडियन रिपब्लिक है, इट हैज़ ओनली बी शेप्ड बाय महात्मा गांधी।
तो ये हमारा आज का पूरा आंसर है। आई होप थोड़ा लेंथी आंसर हो गया, चीज़ें बाकी भी काफ़ी डिस्कस कर ली हमने, पर मैं आशा करता हूँ कि आप उस चीज़ का एसेंस समझ पाएंगे कि जो चीज़ें मैं आप तक इम्पार्ट करना चाहता हूँ, अपने व्यू पॉइंट्स, अपना थॉट प्रोसेस, कि किस हिसाब से आंसर राइटिंग आना चाहिए। अगर एक बार आपने स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन सीख लिया तो कंटेंट आपके पास पक्का है, जो आप वहाँ पर फिल इन बहुत आराम से कर रहेंगे। तो यही कुछ बातें थी जो करना चाहता था। अगले हफ्ते एक और आंसर के साथ आएंगे और कोशिश करूंगा कि और भी जितने भी ज़्यादा एडिशनल इनपुट्स मैं दे पाऊँ आपको वो दूंगा। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच।